तो हेलो दोस्तों, लेकर आ गया हूं मैं इसका पार्ट 2 दोस्तों। और चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं और सीधा अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। तो चलिए नोट्स में जो है सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858। अब यहाँ 1858 में क्या हो गया, भारत जो है वो ब्रिटिश कंपनी के जो है अंडर से बिल्कुल हट गया और ब्रिटिश ताज जो वहां की जो क्वीन थी उनके अंडर में जो है काम करने लगा। अब यहाँ जो गवर्नर जनरल था, अब याद रखिएगा कि 1858 में क्या होगा कि जो इंडिया का गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, अब वो किस में चेंज हो जाएगा, वाइस रॉय में। ठीक है, वाइस रॉय कौन है, जो कि ब्रिटिश ताज के अंडर में काम करने लगेगा, ये यहाँ पे। ठीक है, और इसमें ये सबसे पहला वाइस रॉय कौन बना है, तो याद रखिएगा कैनिंग बना है। कौन बना है, कैनिंग बना है। ठीक है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, तो याद रखिएगा विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक और कैनिंग। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, बंगाल का कौन बना था, तो है याद रखिएगा हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग। तीनों लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें भूलिएगा नहीं। ठीक, अब यहाँ पर कैनिंग जो है पहला वाइसराय बनता है और इस अधिनियम के द्वारा भारत का राज्य सचिव का पद, अब एक नया पद राज्य सचिव का। वहां पे याद रखिएगा कि मैकुले क्या था, मैकुले था विधि का सदस्य। कौन सा एक्ट, 1833। ठीक, अब यहाँ पर ये भारतीय प्रशासन का संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। ठीक है, और भारत के पूरे प्रशासन की ताकत जो है, पूरी जो नियंत्रण है वो किसके पास था, इसी के पास था। और 15 सदस्य की परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। अब याद रखिएगा 1858 में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक कौन है, एक है वाइस रॉय और दूसरा कौन है, ये राज्य सचिव। और कुछ मत याद रखिए, 2 पॉइंट याद, सब काम खत्म। चलिए अगले अधिनियम के तरफ बढ़ते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1861, इसमें कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। 1861 में इंडियंस को भी क्या किया गया, कानून बनाने में शामिल किया गया। इस अधिनियम द्वारा मद्रास और बंबई, अब इन दोनों को क्या कर दिया गया, इन दोनों को अलग कर दिया गया। ये प्रेसिडेंसी जो है इनको अपनी शक्तियां वापस मिल गई। अब यहाँ से क्या हो गया, विकेंद्रीकरण हुआ। ठीक है, पूरे भारत का सेंट्रलाइजेशन कब हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा 1833 में, जब इंडिया का गवर्नर जनरल बना था। अब विकेंद्रीकरण कब हो रहा है दोस्तों, तो 1861 में। इसमें वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने का जो है पावर थी, जो कि अधिकतम 6 माह तक के लिए। अब 1861 के बाद आता है अधिनियम 1892। इसमें केंद्र और प्रांतीय विधान परिषदों के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई। केंद्र विधान परिषद का जो सदस्यों का वार्षिक बजट पर बहस करने, सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, अब धीरे धीरे यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ धीरे धीरे भारतीयों का जो है अधिकार बढ़ता जा रहा है। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ हो गया। तो निर्वाचन पद्धति का आरंभ कब हुआ दोस्तों, 1892। ठीक है, 1892 में। इसके बाद 1909, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये 1892 और 61 वाला तो काफी कम पूछा जाता है, लेकिन 1909 जरूर पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि इसको मॉर्ले मिंटो सुधार या इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस अधिनियम में क्या किया गया, इस अधिनियम द्वारा भारत को विधि निर्माण और प्रशासन दोनों का प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो मतलब अब हमें कानून बनाना और फिर उसे लागू कराने, दोनों में ही क्या है, प्रतिनिधित्व मिलने लगा। इसके क्या हुआ कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। याद रखो, वायसराय की कार्यकारी परिषद में कितने सदस्य थे, 15 थे। और अब क्या है, उसमें भारतीयों की एंट्री हो गई। सबसे पहले जो एंट्री हुए उनका नाम याद रखिएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इस अधिनियम में केंद्र तथा प्रांतीय विधायक की शक्ति क्या हो गई, बढ़ गई, यहाँ बढ़ा दिया गया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोहित विषय पर जो है विवेचना करने, प्रस्ताव लाने, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। पृथक निर्वाचन, जो सबसे ज्यादा बवाल जो था वो इसी पे था। पार्लियामेंटो सुधार में से सबसे ज्यादा पूछा जाता है वह पृथक निर्वाचन का। मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रदान
किया गया, जो कि क्या हो गया, एक तरह से कम्युनल, ठीक है, एक धर्म विशेष का जो है कुछ उनको जो है निर्वाचन के लिए स्पेशल जगह दे दी गई। तो ये यहाँ पर 1909 का मार्लियामेंटो रिफॉर्म खत्म हो गया। ठीक है, तो इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो है ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, इसके लिए अलग से पृथक निर्वाचन, और दूसरा कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में जो है भारतीयों की एंट्री, कौन, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये दो पॉइंट याद रखना। आप लोग चाहो तो बीच बीच में वीडियो को रोक के और पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज जो है लिखते जाइए। भारत का शासन अधिनियम 1919, अब 1909 में मार्लियामेंटो और 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, जो पहला नाम है वो सचिव का है और पीछे जो है उस समय का गवर्नर जनरल, तो याद रखने में भी आसानी रहेगी। इस अधिनियम के द्वारा जो पहला प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। अब यहाँ प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अगर पूछ लिया तो 1919 में सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली के विस्तार करते हुए इसमें सिख, भारतीय ईसाई और आंग्ल भारतीयों को और यूरोपों के लिए लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत द्वैध शासन की, केंद्र में डुअल सिस्टम। अब डुअल सिस्टम क्या जो है पूछा जाए तो याद रखना कि 1773 के बाद जब दोबारा वापसी हुई तो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के समय हुई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र प्रांतों में बांट दिया गया। अब सभी विषय क्या हो गए कि सेंट्रल और स्टेट, प्रोविजनल उसको कह दीजिए, ठीक है, इंग्लिश में उसे प्रोविनेंस बोलेंगे, में बांट दिया गया। द्विसदन सदन में केंद्र मंडल समस्त ब्रिटिश भारत का कानून बना सकती थी। केंद्र में सारे कानून कौन बनाएगी, ब्रिटिश बनाएगी। और प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। इसमें दो थे भाग, एक आरक्षित एक हस्तांतरित विषय। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन जो है उसका गठन किया गया। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले पेज की तरफ। शब्द का प्रयोग किया गया। अब उत्तरदायी, इसमें एक आयोग का गठन किया। अब एक आयोग का गठन करना था जो कि हर 10 साल में क्या करेगी, इसकी समीक्षा करेगी। ठीक है, और उसी के लिए जो है यहाँ पर अभी देखिएगा एक कमीशन आएगी, जरा वो समय आता है तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यह 1928 में मान लीजिए कि साइमन कमीशन इसी चीज के लिए आई थी, मैं यही बता देता हूँ आपको। भारत शासन अधिनियम 1935। अब 1919 के बाद अब कब आ रहा है भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें क्या की गई, भारत में एक संघात्मक शासन की स्थापना की गई। तो 1935 में भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। तो 1919 में द्वैध शासन मतलब डुअल सिस्टम चालू हुआ, लेकिन कहां पर, सेंट्रल में नहीं, सेंट्रल में नहीं, प्रोविनेंस में, प्रोविजनल, ठीक है, यहाँ पे लागू हुआ। लेकिन 1935 में उल्टा कर दिया गया। अब ये प्रांतों से समाप्त करके और केंद्र में द्वैध शासन चालू हो गया। यहीं से भारत की मुद्रा शाख का निर्माण, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तो आप लोग पूछते ही है, सवाल पूछा जाता है कई बार पेपर में, आपने भी देखा होगा कि जो आरबीआई की स्थापना है भारतीय रिजर्व बैंक की वो कब हुई है, तो याद रखिएगा इसी के तहत 1935 आप लिख देते हैं 1935। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार, अब इसमें दलित जाति और महिलाओं श्रमिक को भी जोड़ दिया गया। 1909 में मुस्लिम के लिए था। 1909 में किसके लिए था, मुस्लिम के लिए था। 1909 में किसके लिए था, मुस्लिम के लिए हो गया था। फिर 1919 में किसके लिए बढ़ा दिया गया था, 1919 में सिखों के लिए बढ़ा दिया गया था, भारतीय ईसाइयों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए। अब 1935 में और इम्प्रूवमेंट हुआ। अब जो दलित जाति है, महिलाएं हैं और श्रमिकों को भी इसमें जोड़ दिया गया। अब इसी अधिनियम 1935 की बात कर रहे हैं, इसी अधिनियम के तहत 1937 में संघ न्यायालय की स्थापना कर दी गई। बर्मा को क्या कर दिया गया, भारत से अलग कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत, 1935, ये याद रखिएगा। बर्मा मतलब आज का म्यांमार हो गया। और दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हो गया। ठीक है, सिंध वाला हिस्सा और उड़ीसा वाला हिस्से का निर्माण कर दिया गया। याद रखना कि ये सब किसके, बंगाल के हिस्से हैं।
इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक जो है व्यवस्था की कर दी गई, जैसे आजकल यूपी में बिहार में नहीं है, उसी तरह यहाँ पर कर दिया गया कुछ प्रांतों में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम अब 1935 के बाद, 1935 के बाद सीधा 1947, 1935 से सीधा 1947 में बात करेंगे, स्वतंत्रता पे आएंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता और संप्रभुत्व राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इस समय जो है वायसराय के पद को खत्म करके अब गवर्नर, ठीक है, अब क्या बन जाएंगे, गवर्नर का पद जो है सृजित हो गया। ठीक है, अब ये जो है वायसराय का पद समाप्त, दोनों डोमिनियन राज्यों को गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि को भारत का सम्राट शब्द करके समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब आपसे पूछेंगे कि जो भारत का जो है आजादी के समय गवर्नर कौन था। ठीक है, उस समय के गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड माउंट बेटन था। कौन था, बेटन था। और आजादी के बाद लास्ट, ठीक है, ये गवर्नर कर लो, लास्ट गवर्नर कौन था, तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, जिसको नहीं पता वो गूगल कर लेगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद के बजट पर बहस करने की जो है शक्ति प्रदान करी गई थी। तो याद रखिएगा 1892 में पहली बार इन लोगों को क्या था, बहस करने की जो है शक्ति प्रदान करी गई थी, लेकिन उसके लिए 6 दिन पहले से नोटिस देनी पड़ती थी। चलो, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जो है व्यवस्था कब की गई, तो मार्ले मिंटो 1919 किसको किया था, तो मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, इसी को सांप्रदायिक जो है पृथक निर्वाचन के लिए 1919 में किसके लिए किया गया, तो इसमें कर दिया गया था सिखों को, और जो इंडियन क्रिश्चियन थे उनको, और एंग्लो इंडियन जो थे उनको। 1935 में किसको किया गया, तो इसमें महिलाओं को लाया गया, इसमें जो है श्रमिक को, ठीक है, लेबर्स को लाया गया, और जो शेड्यूल कास्ट थे उनको जो है बढ़ावा दिया गया। तो हर एक अधिनियम में जो है एक एक करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूरी किताब आपको एक एक करके लाइन नहीं पढ़नी, अगर आपने एक बार डिटेल पढ़ लिया तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग जो है फटाफट लगाते चले जाएंगे, और कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है इसमें। ये देखिए पृथक निर्वाचन मंडल का कहा गया है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत के संघ न्यायालय कौन सा था, तो इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि 1937 की बात थी ये। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पर 1919 में वही कॉम्युनल, ठीक है, मुस्लिम के लिए पृथक। और 1919 में बात किया जाए तो यहाँ द्विसदनात्मक डुअल सिस्टम चालू हो गया था। ठीक, तो इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं। संघ न्यायालय 1937, द्वैध शासन तो 1935। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर जो है, यहाँ पर शुरुआत हुई थी, लेकिन 1935 में क्या किया था, हाँ इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि 1919 में जो प्रोविनेंस था, ठीक है, मतलब प्रांतीय, प्रांतों में इसको किया गया था, सेंट्रल में नहीं। ठीक है, 1935 में सेंट्रल में ही द्विसदनात्मक जो है व्यवस्था कर दी गई थी। और भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 वही 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ। हाँ, एक आसान सी चीज। ठीक है, हाँ यहाँ पे केंद्र के तहत 2 हिस्सों में बांटा गया था, ये चीज याद रखिएगा, आरक्षित और हस्तांतरित विषय, 2 चीज। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई, केंद्र में पूछ रहा 1935। ठीक है, केंद्र 1935 और प्रांत पूछे तो 1919, कम्युनल पूछेगा तो 1909। ठीक, और प्रश्न पूछने का तो 1892। चलिए
अब 1919 के भारतीय शासन अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थी? तो कार्यकारी जो है प्रांतों में द्वैध शासन, बिल्कुल सही। उसके बाद मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, तो ये तो 1909 की बात है। ठीक है, यहाँ पर जो है सिख और एंग्लो इंडियन क्रिश्चियन के लिए था। केंद्र द्वारा प्रांतों में विधायी शक्तियों का हस्तांतरण, बिल्कुल ये भी हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, आप लोग आराम से इसको वीडियो रोक के पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारत प्रांतीय के स्वतः शुरुआत हुई? प्रांतीय स्वतः शुरुआत हुई, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी 1919। तो ये यहाँ 1919 दिया हुआ है, इसको आप लोग डिटेल से चाहे तो पढ़ सकते हैं, वरना ये बस एक्सप्लेनेशन है, मैंने ओरली बता दिया है आपका समय बचाने के लिए। भारतीय विधान पालिका में पहली बार द्विसदनात्मक बनाई गई, तो कब बनाई गई? 1919 में। किसके लिए? प्रांतीय में। ठीक है, 1935 में, 1935 में केंद्र में। ठीक है, हाँ अब देखिए कुछ कुछ नई चीज जो मिल गई है वो क्या है? धारा 18। धारा 18 के तहत क्या है? 20 सदस्यों में से 20 सदस्य क्या है? सरकारी हो सकते हैं। किसमें? राज्य परिषद में। ये चीज याद रखिएगा, कुछ कुछ चीजें मिलते रहती हैं इसी। केंद्र को कौन सा एक्ट द्विसदनात्मक? केंद्र को कौन सा? तो 1919। ठीक है, 1919 विधायिका लाया। अब विचार ये पढ़िए, 1919 में मार्टिन चैम्सफोर्ड 21 से अधिक आयु के सभी महिलाओं को मताधिकार की संस्तुति की, और 1935 में गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया विधानमंडल में महिलाओं को जो है आरक्षित स्थान प्रावधान किया। पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, बस इतना ही है। तो चलिए स्टेटमेंट को एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे। तो 1919 में 21 वर्ष से अधिक, तो नहीं 21 वर्ष से अधिक ऐसी कोई तो बात नहीं की गई यहाँ पे, तो जो है ना 1919 में नहीं, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित जो है स्थान का प्रावधान किया गया। तो सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, श्रमिक के लिए, श्रमिक के लिए, और जो एससी हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, उनके लिए जो है प्रावधान किया गया था। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सिविल सेवा के, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में कुछ बोला गया है। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 से भारतीय अखिल सेवा का एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया। और भारतीय सिविल सेवा 1941 में भारतीय अधिनियम भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। तो ऑप्शन नंबर सी, दोनों दोनों ही सही है यहाँ पे दोस्तों। चलिए अब यहाँ का केंद्र विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? केंद्र का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन केंद्रीय विधानसभा का? तो एक ऑप्शन रह गया दोस्तों, उसको भी पढ़ लेते हैं। नहीं, बस इतना ही है। हम्म, तो केंद्र विधानसभा में निम्नलिखित में से निर्वाचन का तो 1926 और 1945 के तहत हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरे रुको भाई, बात बहुत रहा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत में शक्ति प्रदान करता है, तो कौन सा प्रदान करता है? 1935 के तहत। ठीक है, 1861 में याद रखिएगा कि 1861 में जो वाइस जो भारत का गवर्नर जनरल था, उसको ये था कि वह बिना किसी की अनुमति के क्या अध्यादेश जारी कर सकता था। ठीक है, ये याद रखिएगा, वो भी 6 महीने के लिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है? तो 1935। क्या था ये?
कि यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, सर्वाधिक जो है विस्तृत अधिनियम था। भारत के लिए तैयार जो प्रस्ताव थे उनमें बड़े जटिल दस्तावेज थे। इस अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघ पालिका, केंद्र, राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि इस व्यवस्था में शामिल था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफी सारे क्वेश्चन है इसमें, तो हम लोग खत्म करेंगे दोस्तों। भारत के संविधान केंद्र राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन इनमें से उल्लेखित योजना पर आधारित है। तो अब यहाँ पर क्या है, राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा तो 1935 में क्या हो गया था, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन हो गया था, विकेंद्रीकरण हो गया था। ठीक है, प्रांतों को शक्तियां वापस हो गई थी। मद्रास में और बंबई में तो जो है उनको भी अलग शक्तियां प्रदान कर दी गई थी 1935 में। निम्नलिखित में से एक भारत शासन अधिनियम 1935 में मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था तो था, और अवशिष्ट विशेष प्रांतीय विधायिका को आवंटित किया गया था, यही है दोस्तों। यह प्रांतीय स्वतः सूत्रपात का संकेत था, प्रांतीय स्वायत्तता का, बिल्कुल, क्योंकि डुअल सिस्टम में आ गया था। प्रांत स्तर पे द्वैत शासन हाँ खत्म हो गया था। प्रांत में 1919 में था और केंद्र में 1935 में आ गया। तो दोस्तों मैंने इतनी बार ये चीज पढ़ा दी है कि शायद आपको रिवीजन भी ना करना पड़े इसको, इतनी बार पूछ लिया इन लोगों ने। एक संघ व्यवस्था और केंद्र द्वैत शासन लागू किया गया, तो यहाँ पर कौन सा होगा, 1935। 1909 में कम्युनल, 1919 में जो है प्रांत में। ठीक, चलो अखिल भारतीय महासंघ को स्थापित का प्रावधान, ये ऑप्शन नंबर ए 1935 भारतीय शासन अधिनियम। ये रहा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में भारतीय संघ शासन की जो है व्यवस्था की, तो 1935। 1935 अधिनियम द्वारा विशेष शक्तियों को किसको दी गई, 1935 में स्थापित संघ की। तो गवर्नर जनरल के जो है अवशेष शक्तियां प्रदान की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया महत्वपूर्ण और अव्यय नहीं है, तो देश के लिए लिखित संविधान, यही, ये कहाँ इसकी बात हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत संविधान का सबसे प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ये तो पूरा ढांचा वही एक एक करके पढ़ लेना। हाँ, फेडरल न्यायालय की जो है, संघीय जो न्यायालय है उसकी स्थापना भी हुई थी, याद रखिएगा 1935 के तहत, क्योंकि अच्छे सारे पॉइंट एक बार बता देते हैं। यहाँ से संघात्मक सरकार, ठीक है, फेडरल जो है सरकार हो गया, केंद्र में द्वैध शासन आ गया, प्रांत में द्वैध शासन खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर द्विसदनीय केंद्र में जो है चालू हो गया, प्रांतीय शासन व्यवस्था आ गई, प्रांतीय विधानमंडल आ गया, और केंद्र प्रांतों में शक्तियों का विभाजन हुआ था। याद रखिएगा कौन कौन सा, एक ट्रांसफर था और दूसरा सब्जेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम को फलस्वरूप बर्मा अलग हुआ, तो 1935 के तहत जो है पर बर्मा से अलग हो गया। 1935 में हुआ, लेकिन फाइनली हुआ है 1937 में। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि सिंध और उड़ीसा, ठीक है, सिंध और उड़ीसा ये कब अलग हुए। ठीक, तो दोस्तों यहीं से जो है इसका आज का ये पार्ट समाप्त हुआ है, और आप लोग को जो मैंने कुछ एक दो क्वेश्चन पूछे हैं उसको आप लोग बताइएगा। इसी के साथ ही हमारा वीडियो जो है समाप्त हो गया। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर, गुड बाय।